नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 27/2023 और आज द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम आज पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अ जॉब एंड करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। इसका मतलब सिंपल है कि रोजगार में जो दिव्यांग हैं उनके अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। इसके बेस पे कहा गया है कि सरकारी रोजगार में दिव्यांगों को बराबर अधिकार दिया जाएगा, जिसमें 3% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं 1998 में कहा गया, ये सिर्फ जो था 1995 का वो था ग्रुप सी और डी के जॉब के लिए, लेकिन 1998 में कहा गया कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जॉब के लिए भी इन्हें आरक्षण दिया जाए। साथ ही साथ पदोन्नति प्रमोशन में भी इनको आरक्षण दिया गया। लेकिन इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि एससी और एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2005 में यह क्लियर कर दिया गया कि दिव्यांगों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। परंतु 2017 में एक केस आया, सिद्धा राजू वर्सेस कर्नाटक सरकार। इसमें यह कहा कि डिसेबल पर्सन को, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन्हें पदोन्नति में आरक्षण देना जरूरी है और इसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि दिव्यांगों को मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें एक बेहतर देश के विकास के लिए सहयोगी बनाने के लिए उन्हें पदोन्नति में आरक्षण देना सही है। और ऊपर के जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वहां जो पदस्थापित दिव्यांग हैं, उन्हें भी पदोन्नति में आरक्षण देने से वे अपने स्तर पे अपने समूह के लोगों के लिए कल्याण के बारे में सोचेंगे और उनके लिए सर्वोत्तम योगदान देंगे, जिससे कि दिव्यांगों की स्थिति और बेहतर हो सके भारत में। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। इसमें वही लिखा है जो मैंने बोला। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में समझते हैं। मेनली ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये 6 नदियों पे है। 3 जिसमें इंडस, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये नदियां दिया गया है पाकिस्तान को। और 3 नदियां जो है वो है ब्यास, रावी और सतलज। इन 3 नदियों को भारत को दिया गया है। इसमें एक ट्रीटी है कि जो इनका पानी है वो बहने से भारत नहीं रोकेगा, लेकिन हाल के समय में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया, वो भी रन ऑफ वाटर में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 2 प्रोजेक्ट जनरेट किया गया, किशनगंज प्रोजेक्ट और रातले। ये दोनों प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया, इसको किशनगंज में और इसको चेनाब में। किशनगंज जो है वो झेलम की सहायक नदी है। बहुत सी ट्रीटी और हुई है, जैसे कि इंडस वाटर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। वहीं आगे देखते हैं तो तीस्ता जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई। ब्रह्मपुत्रा का जो ट्रीटी हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है। वहीं काली नदी का इंडिया और नेपाल का। तो अलग अलग ट्रीटी हर एक समय होते रहे हैं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 1960 में हुआ था
वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई थी 1960 के परिदृश्य में, और आज 2023 चल रहा है। तो बहुत सी परिस्थितियां और रिक्वायरमेंट्स देशों की बदल गई है। इसके लिए भारत जो है यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इसी के लिए पाकिस्तान को आपत्ति है और ये आर्बिट्ररी कोर्ट में भारत के खिलाफ गया है। इसी पे पूरा मामला है जो आज द हिंदू के आर्टिकल में आया है। ये देख लीजिए फिगर में, ये देख लीजिए यहाँ पे फिगर में इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ये तीनों जो है पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज ये इंडिया में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ही अभी बनाया जा रहा है 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट। 2016 में पाकिस्तान ने संधि के प्रासंगिक विवाद निवारण प्रावधानों के तहत मध्यस्थता न्यायालय के गठन की मांग करते हुए वर्ल्ड बैंक से संपर्क किया। मध्यस्थता न्यायालय के लिए पाकिस्तान के अनुरोध का जवाब देने के बजाय भारत ने एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्ति के लिए एक अलग आवेदन दिया। यहाँ पे जो ट्रीटी का जो परेशानी है, जो पाकिस्तान का परेशानी है, यहाँ पे क्लियर अभी हाल के पॉलिटिशियनों के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि खून और जल एक साथ नहीं बहेगा। इसका क्लियर मतलब है कि पाकिस्तान का जो अपना रुख है भारत के प्रति, उसे बदलना पड़ेगा। जो निरंतर ये भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, इस सोच को बदलना होगा, तभी भारत उनके लिए सकारात्मक सोच अपनाएगा। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि पाकिस्तान और भारत इस समस्या को मिल बैठ के सुलझा सकते हैं और अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक निश्चित बिंदु पे दोनों सहमत होकर इसे आगे के लिए बेहतर बनाए, जिससे और जो हमारे ट्रीटीज हैं और देशों के साथ उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहां पे इंडिया चाइना का जो ट्रीटी है ब्रह्मपुत्रा पे, वो भी अफेक्ट होगा। इसी के लिए यहाँ सबसे बेहतर उपाय यही है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो मिलके बैठ के इसे सुलझाए। तो इसमें कहा जाता है संधि के प्रावधानों का पालन करने वाले एक जिम्मेदार ऊपरी तटवर्ती के रूप में भारत की भूमिका उल्लेखनीय रही है, लेकिन देश पर इस बात पर पुनर्विचार करने का दबाव है कि वह किस हद तक प्रावधानों को प्रति प्रतिबद्ध रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके समग्र राजनीतिक संबंध कठिन होते जा रहे हैं। IWT इंडस वाटर ट्रीटी को अक्सर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संभावनाओं के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत संबंधों के बावजूद जारी है और सही तरीके से चल रहा है। इसलिए भविष्य में भी इसमें इस ट्रीटी में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए दोनों मिलकर शांतिपूर्वक रूप से जो मुद्दे पे दोनों सहमति है उसे सही से सुलझाएं, जिससे कि भविष्य में हमारे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। आज द हिंदू में यह आर्टिकल आया है जिसमें यह क्लियर कहा गया है कि ऑनलाइन एब्यूज वर्तमान समय में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल के समय में एक कॉलेज गर्ल थी, उसके लिए AI से एक फोटो रैपिंग करके उसका पॉर्न बना दिया और जिससे ये सुसाइड कमिट कर ली। तो टेक्नोलॉजी जितना बेहतर है उतना खतरनाक भी है। ये हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। ये हमारे कार्य को आसान भी करता है और हमारे लाइफ को जटिल भी बनाता है। और जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के जितने भी मानदंड हैं ये पश्चिमी देशों के अनुसार है। ये भारतीय शब्दावली जो है को अच्छे से फिल्टर नहीं करता है, जिससे कि ये ट्रैक नहीं कर पाता है कि कौन सा एब्यूजिव वर्ड है और कौन सा एप्रिसिएटिव। इसीलिए यहाँ पे सोशल मीडिया और AI जो अभी नया नया आया है, अभी अधिकतर काम AI से होने लगा है। बहुत से लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जिससे कि अनेक परेशानियां उत्पन्न हो रही है। और समाज में तो पहले से ही महिलाओं की स्थिति खराब थी, जो अब धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। तो सोशल मीडिया कभी भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना बने जिससे कि महिलाओं को दबाया जा सके। ये सिर्फ महिलाओं को ही नहीं दबाया जाता है ऑनलाइन के द्वारा, बहुत से पुरुषों को भी मेल एब्यूज भी होते हैं। गलत गलत फोटो डाल दिए और उसके लिए उस पे अनेक मामले चल रहे हैं।
तो ये सब जो सोशल मीडिया का मिसयूज है, इसे हमें रोकना होगा। इसके लिए सरकार को जागरूक करना होगा और अनेक प्रतिबंध लगानी होगी। जैसे बहुत से चाइनीज हम लोग ऐप को बंद किए, उसी तरह अनेक पोर्टल जो है, अनेक वेबसाइट जो है, वो भारत सरकार तैयार कर सकती है जो ट्रैक करे खुद ब खुद अपने तरीके से और इसे हटा दे, जिससे कि ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो। यहां महिलाओं के उत्थान के लिए 2-3 पॉइंट दिए गए हैं जिसे हमें अपनाना होगा। लड़कियों को ओपन टॉक करने के लिए रोका जाता है, ठीक है। पेरेंट्स जो है उनसे बहुत सी चीजों में अवेयर नहीं कराते हैं, और गर्ल पे अनेक तरह की प्रतिबंधें लगी होती, उसे समझाना होगा पेरेंट्स के द्वारा कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो पुराने थे, अभी वर्तमान समय में ये चीजें हटाई गई है। हर एक क्षेत्र में महिलाएं बराबर रूप से आगे बढ़ रही है। इसी के लिए हमें अपने पुराने पितृसत्तात्मक सोच को बदलना होगा और महिलाओं को आगे बढ़ने देना होगा, जिससे कि लैंगिक असमानता से निपटने में हमारे समाज में आसानी हो और महिलाएं हर क्षेत्र में फ्रीली और कॉन्फिडेंसली आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल आज का द हिंदू में था। आगे एक आर्टिकल और देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू लिस्ट प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप बिफोर 3 जज बेंच। इसका ये मतलब है कि मैरिटल रेप जो है उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, लेकिन इसमें अनेक बातें हैं जो सोचने के लिए है। सेक्शन 375 इंडियन पिनल कोड के द्वारा मैरिटल रेप को परिभाषित किया गया है। इसमें पहले था कि कोई भी विवाहित अगर 15 वर्ष से अधिक महिला है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन इसे 2017 में परिवर्तित कर दिया गया और इसे विवाहित महिला की उम्र 18 वर्ष कर दी गई कि 18 वर्ष की अगर कोई महिला विवाहित महिला है तो उसके मैरिटल रेप को रेप नहीं माना जाएगा। ये जो रेप है ये सिर्फ महिलाओं पे ही नहीं होता है, कई बार पुरुषों पे भी होता है। तो इसे कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसका साक्ष्य कहां से लाएंगे हम लोग, सबूत कहां से लाएंगे? इसमें साक्ष्य की कमी हो गई, इसको साबित कैसे करेंगे? ये जो परेशानियां हैं, और किसी को क्रिमिनलाइज करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके खिलाफ हमें एविडेंस चाहिए। तो इसी आर्टिकल में इसलिए राइटर ने कहा है कि किसी को क्रिमिनलाइज करने के लिए, किसी को सजा दिलाने के लिए सबसे बड़ी चीज है सबूत, और सबूत को लाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही कठिन होगी। इसके लिए राइटर का कहना है कि एक बार इसे पुनः रिव्यू किया जाए, जिससे कि और भी अगर कोई समस्याएं हैं तो उसे भी देख लिया जा सके, क्योंकि इससे मैरिज इंस्टीट्यूशन जैसे जो शादी का जो पवित्र बंधन होता है इस पे भी सवाल उठ जाएगा। फिर लोग इस पे भी विश्वास करना छोड़ देंगे और वेस्टर्नाइज समाज की प्रवृत्ति अपना ली जाएगी, लिविंग रिलेशनशिप का बढ़ावा मिलेगा। तो अगर समाज को एक पवित्र रिश्ते में बांध के रखना है तो इसके लिए जरूरी है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसको भी पवित्र रखा जा सके। इसके लिए कोई दूसरा उपाय निकाला जाए और ये क्रिमिनलाइज जो मैरिटल रेप है उसका एक विकल्प निकाला जाए, क्योंकि इसमें सबूत की जो खोजने में समस्या होगी ये सभी जान रहे हैं, कोर्ट भी जान रहा है। इसी के लिए बोला गया है कि एक बार देखा जाए। तो ये थे आर्टिकल। आज के एक और आर्टिकल था जो मैं आज डिस्कस नहीं कर पाया, राजस्थान का था, जिसमें बोला गया था जो अभी वर्तमान समय में मनरेगा चल रहा है, इसमें 100 दिन का जो है दिया जा रहा है भत्ता, लेकिन अभी राजस्थान सरकार एक स्कीम ला रहा है जिसमें 125 दिनों का काम मिलेगा, और अगर उसे 125 दिनों का काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस आर्टिकल को आगे मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा डिस्कशन जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।